Hello, welcome to Everything for Pharmacy. In this lecture, we will discuss about the sterilization, that is our next lecture of pharmaceutical microbiology. And what is sterilization? Sterilization होता क्या है? उससे पहले हमें ये कुछ स्टेटमेंट पढ़ना जरूरी है. ओके, बिफोर एनी एक्सपेरिमेंट, किसी भी एक्सपेरिमेंट से पहले हमें क्या करना है, हमें जो भी हम वर्क प्लेस पे जहाँ भी वर्क कर रहे हैं लैब वगैरह में, या फिर जो भी हम इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, जो भी हम सैंपल ले रहे हैं, इनोक्यूलम यानी कि जैसे कि कोई माइक्रोबियल सैंपल लेना है हमें, तो उस जो अमाउंट है छोटा सा हमने लिया है सैंपल माइक्रोब्स का, उसे इनोक्यूलम बोलते हैं. तो मतलब कि अगर जब भी हम इन सब का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें ये श्योरिटी होनी चाहिए कि वहाँ पे किसी भी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना प्रेजेंट हो. ओके, प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ द माइक्रोब्स टू द पेशेंट. और हमें ये भी श्योरिटी रखनी है जब भी हम कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बना रहे हैं तो फिर हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी हम बना रहे हैं प्रोडक्ट, वहाँ पे किसी भी तरह का कंटामिनेशन ना हो. अगर वहाँ पे कंटामिनेशन होता है तो फिर वो जो मेडिसिन, जो भी प्रोडक्ट हमारे पेशेंट के पास जाता है तो वो उसे भी अफेक्ट करेगा, उसे भी तरह तरह की डिसीज होने के चांसेस है. ओके, sterilization plays a major role in killing the microorganism in order to diminish the contamination. और स्टरलाइजेशन ही ऐसा एक प्रोसेस है जो बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है. वो क्या करता है, मतलब इसमें हम करते क्या है, इसमें हम माइक्रोब्स को किल करते हैं, और माइक्रोब्स को किल करते हैं ताकि वहाँ पे किसी भी तरह का कंटामिनेशन ना हो. ओके, अब यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन है कि स्टरलाइजेशन होता क्या है. स्टरलाइजेशन एक प्रोसेस है जो डिज़ाइन किया गया है टू प्रोड्यूस द स्टेराइल स्टेट. यानी कि कोई भी स्टेराइल स्टेट बनाने का मतलब है कि वहाँ पे किसी भी तरह का माइक्रोब ना हो, यानी कि माइक्रोब फ्री स्टेट होना चाहिए. कोई भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, चाहे किसी भी तरह के वर्क प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पे ऐसा हमें ऐसी कंडीशन क्रिएट करनी है कि वहाँ पे माइक्रोब ग्रो ना हो सके. Okay, sterilization can be defined as the effectively kills or completely eliminates the microorganism. यहाँ पे हम क्या करते हैं, या तो हम माइक्रोब्स को किल कर देते हैं, या कह सकते हैं कि हम वहाँ से माइक्रोब्स को completely एलिमिनेट कर देते हैं, वहाँ से रिमूव कर देते हैं. जैसे कि हमारे माइक्रोब्स में आते हैं फंगस, बैक्टीरिया, वायरस फ्रॉम अ सरफेस, इक्विपमेंट्स, फूड्स, मेडिकेशंस, बायोलॉजिकल कल्चर मीडियम. यानी कि ये जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं लैब में, वहाँ से हमें इन माइक्रोब्स को रिमूव करना है. ओके, अब यहाँ पे ये बायोलॉजिकल कल्चर मीडियम क्या है, हमने पहले भी लेक्चर में पढ़ लिया है कि कल्चर मीडियम क्या होता है. वो ये मतलब कि एक तरफ से हम कह सकते हैं इसमें तरह तरह के हम न्यूट्रिएंट्स वगैरह कंडीशंस देते हैं किसी भी माइक्रोब्स को ग्रो करवाने के लिए. ओके, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पूरा प्रॉपर मीडियम दिया जाता है कि वो माइक्रोब्स ग्रो कर सके, पार्टिकुलर माइक्रोब्स. ओके, अब नेक्स्ट है हमारा बायोबर्डन. अब बायोबर्डन क्या होता है, हमने बोला स्टरलाइजेशन में हम पूरी तरह से माइक्रोब्स को एलिमिनेट कर देते हैं, लेकिन आफ्टर स्टरलाइजेशन भी अगर वहाँ पे किसी तरह का माइक्रोब्स रह जाता है, नंबर ऑफ माइक्रोब्स बच जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं, तो उन नंबर ऑफ माइक्रोब्स को हम क्या बोलते हैं, बायोबर्डन. और ये किस लिए ये टेस्ट किया जाता है, बायोबर्डन टेस्टिंग की जाती है ताकि हम अगर हमें पता चल जाए कि कितने नंबर ऑफ माइक्रोब्स वहाँ पे अभी भी सरवाइव कर रहे हैं, यानी वाइबल हैं, वाइबल माइक्रोब्स, यानी कि वो ग्रो कर रहे हैं, तो हमें उसके लिए अदर क्या डिवाइस हम उसे यूज़ कर सकते हैं उन्हें भी कम्प्लीटली रिमूव करने के लिए. ओके, अब हमारा नेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस दी गई है. एंटीसेप्टिक्स हमने पहले भी सुना है, बचपन से सुनते आते हैं कि एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं. ये वो मेडिसिन, वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, माइक्रोब्स के ग्रो को रोकते हैं या फिर उन्हें किल कर देते हैं. और जनरली जो हमारे एंटीसेप्टिक्स होते हैं वो लिविंग बींग्स के लिविंग टिश्यूज़ पर अप्लाई किए जाते हैं, ना कि हम ऐसा कह सकते हैं कि हम इंस्ट्रूमेंट वगैरह पे या फिर कोई भी जो नॉन लिविंग थिंग्स है उस पर अप्लाई नहीं करते. जनरली हम एंटीसेप्टिक्स ह्यूमन बॉडी पे ही अप्लाई करते हैं, या फिर एनिमल बॉडी यानी कि लिविंग चीज़ों पे, लिविंग टिश्यूज़ पे. बैक्टीरिसाइड यानी कि ये बैक्टीरिया को किल करने के लिए कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया को ही पार्टिकुलरली किल करते हैं.
बैक्टीरियोस्टेटिक, यहाँ पे बैक्टीरियोस्टेटिक और बैक्टीरियोसाइड में डिफरेंस यही है कि बैक्टीरियोसाइड क्या करता है, डायरेक्टली किल करता है बैक्टीरियाज को, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, उसके ग्रोथ को अरेस्ट कर दिया जाता है, या फिर कह सकते हैं उसकी ग्रोथ को रोक दिया जाता है, रिटार्डेशन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्टेंट मतलब कि यहाँ पे वो कंपाउंड्स, वो मेडिसिन जो कि हम जनरली किस पे, नॉन लिविंग थिंग्स पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि जनरली मेड फॉर द एप्लीकेशन ऑन इन एनिमेट ऑब्जेक्ट, यानी कि जो लिविंग ना हो, ओके, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उन पे हम अप्लाई करते हैं इन्हें। नेक्स्ट है हमारा जर्मिसाइड्स। नेक्स्ट है हमारा जर्मिसाइड्स। जर्मिसाइड्स में हम क्या करते हैं, ए सब्सटेंस दैट किल्स द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जर्मिसाइड्स यानी कि ये डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, ओके। तो जर्मिसाइड्स यानी कि जैसे कि कुछ पैथोजेंस होते हैं जो कि हमें डिजीज करते हैं, जर्म्स होते हैं, उन्हें किल करने के लिए होता है, बट नॉट नेसेसरली बैक्टीरियल स्पोर्स, यानी कि जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए स्पोर्स बना लेते हैं ताकि वो हार्श से भी हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर सके, तो उस कंडीशन में ये जर्मिसाइड्स वर्क नहीं कर पाते प्रॉपरली। अब स्टेरिलिटी हमारा नेक्स्ट टर्म है, स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी मतलब होता है कि द अब्सेंस ऑफ द वाइबल ऑर्गेनिज्म, यानी कि वहाँ पे जो भी हमने ऑब्जेक्ट लिया है, थिंग्स लिया है, या फिर कोई भी कल्चर मीडिया है, वहाँ पे किसी भी तरह का माइक्रोब ग्रो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब वो स्टेराइल प्रोडक्ट है, ओके। वहाँ पे हमने स्टेरिलिटी कर दी है, यानी कि माइक्रोब्स को किल करने का प्रोसेस किया है। अब स्टरलाइजेशन क्या है, ये भी एक प्रोसेस है बाय विच द ऑल वाइबल फॉर्म्स ऑफ माइक्रोब्स आर रिमूव। जितने भी ग्रोइंग माइक्रोब्स होते हैं उन्हें क्लियरली रिमूव कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ओके। तो इस प्रोसेस को हम स्टरलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है वाइबल। ये वाइबल टर्म वही है कि मतलब कि जो हमारे ग्रोइंग बैक्टीरिया और ग्रोइंग माइक्रोब्स होते हैं उस कंडीशन को हम बोलते हैं वाइबल। और यहाँ पे प्लस स्पोर्स, मतलब कि जो कुछ बैक्टीरिया स्पोर्स क्रिएट कर लेते हैं अपने सराउंड में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो भी ग्रो कर रहे होते हैं। वेजिटेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि ग्रोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे हमने मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन को हमने किस तरह से क्लासिफाई किया है उसे हमें देखना है, ओके। अब स्टरलाइजेशन के भी कई तरीके होते हैं, पर हमने मेनली पहले हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक फिजिकल मेथड हो गया, एक केमिकल मेथड हो गया। अब हमें नाम से ही पता चल रहा है कि फिजिकल में यानी कुछ फिजिकल चीज़ें अप्लाई की जा रही हैं माइक्रोब्स को किल करने के लिए, लेकिन जो हमारा केमिकल है वहाँ पे कुछ केमिकल्स यूज़ किए जा रहे होंगे उन्हें किल करने के लिए, ओके। अब हमने फिजिकल को भी 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फिजिकल में हम सनलाइट का भी यूज़ करते हैं नॉर्मली, जो बहुत ही छोटे मोटे माइक्रोब्स होते हैं जिनमें ज़्यादा पोटेंशियल नहीं होती है सर्वाइव करने की, उन्हें किल कर सकते हैं सनलाइट की हेल्प से। और सेकेंड है फिर हीट। हम हीट का यूज़ कर सकते हैं वाइब्रेशन की वजह से, रेडिएशन की हेल्प से, फिल्ट्रेशन, ओके। रेडिएशन में हम क्या कर सकते हैं, नॉन आयनाइजिंग, आयनाइजिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज़ करके भी हम किल करते हैं माइक्रोब्स को, और ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे, ओके। फिल्ट्रेशन में हम क्या करेंगे, इसमें फिल्ट्रेशन नाम से ही पता चल रहा है कि जो कुछ सेपरेशन हो रहा है, सेपरेशन, फिल्ट्रेशन मतलब सेपरेशन होना, ओके। लिक्विड चीज़ अलग हो गई और सॉलिड चीज़ अलग करना। तो हमारा जो फिल्टर मीडिया होगा, मेम्ब्रेन होगा, जिससे हम जो भी हमें सैंपल फिल्टर करना है, उसे स्टेराइल करना है, तो उसे हमें उस फिल्टर मीडिया से पास करेंगे। फिल्टर मीडिया से पास करने की वजह से हमारे जो सॉलिड यानी कि माइक्रोब्स होंगे वो ट्रैप हो जाएंगे, और बाकी हमारे जो हमारी रिक्वायरमेंट की चीज़ होगी वो अलग सेपरेट हो जाएगी, ओके। तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। कुछ ऐसे कई तरह के फिल्टर मीडिया यूज़ किए जाएंगे, जैसे अर्थनवेयर है, एस्बेस्टोस है, सिंटेड ग्लास, मेम्ब्रेन, ये अलग अलग मटेरियल हैं जो यूज़ किए जाते हैं फिल्ट्रेशन के लिए। उसके बाद हमारा यहाँ पे जो हीटिंग में देखना है हमें, हीटिंग में दो मेथड हैं, ड्राई हीट मेथड और मॉइस्ट हीट। अब ड्राई हीट मेथड में हमारा रेड हीट हो गया, फ्लेमिंग हो गया, ओके, इंसिनरेशन हो गया, हॉट एयर ओवन, इंफ्रारेड, ये हमारे ड्राई हीट मेथड में आते हैं। फिर हमारा आता है मॉइस्ट हीट मेथड। इसमें कुछ टेम्परेचर के बेसिस पे डिवाइड किया गया है मॉइस्ट हीट मेथड को। हम आगे देखेंगे कि इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है।
ओके। और ये ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, जितना बड़ा ये क्लासिफिकेशन दिख रहा है, लेकिन ये पढ़ने में बहुत ही इजी होता है। जब हम एक बार इनकी टर्म्स के बारे में, इनके बारे में एक बार पढ़ेंगे तो हमें लगेगा ये काफ़ी इजी है। ओके। लेकिन क्लासिफिकेशन से लग रहा है कि ये कुछ ज़्यादा ही डिफिकल्ट है। अब यहाँ पे कुछ केमिकल मेथड भी दिए हुए हैं, कुछ लिक्विड्स का यूज़ करके, कुछ गैसेस का यूज़ करके हम स्टरलाइजेशन करेंगे। ओके। लिक्विड्स में जैसे हमारे अल्कोहल्स, एल्डिहाइड, फिनोलिक, हैलोजन, सरफेस एक्टिव एजेंट्स, डाइज, ये सब हमारी लिक्विड फॉर्म में होती हैं। और जो हमारा कुछ गैसेस भी हैं जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड, इथाइलिन ऑक्साइड, ये सब स्टरलाइजेशन प्रोसेस में डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में यूज़ किए जाते हैं। ओके। अब यहाँ पे हमें पहले देखना है हीट स्टरलाइजेशन। हीट स्टरलाइजेशन में हम क्या कर सकते हैं, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू द टू मेथड। यहाँ पे हम पहले भी मैंने अभी बताया चार्ट में, हीट स्टरलाइजेशन में ड्राई हीट मेथड है और एक मॉइस्ट हीट मेथड है। और ड्राई हीट में भी रेड हीट, हॉट एयर ओवन, इंसिनरेशन, फ्लेमिंग और इंफ्रारेड भी था हमारा एक। ओके। मॉइस्ट हीट में अलग अलग टेम्परेचर के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। ओके। अब ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, यानी कि इसका जो भी वर्किंग है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है। ओके। तो इसका जो प्रिंसिपल है, द किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय हीट इज अ फंक्शन ऑफ द टाइम टेम्परेचर कॉम्बिनेशन यूज। इसमें क्या होगा कि ड्राई हीट रिलीज होगी, हमारा जो भी चैम्बर होगा उसमें कहीं ना कहीं हाई टेम्परेचर होगा, सॉरी, हाई टेम्परेचर होगा और टाइम, इन दोनों का रिलेशन चलेगा। ओके। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो टाइम ड्यूरेशन कम होगा, अगर टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा है तो टेम्परेचर कम कर देंगे। ओके। यहाँ पे क्या होगा, इफ़ द टेम्परेचर इज इंक्रीज देन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द किलिंग ऑफ माइक्रोस बैक्टीरिया विल बी डिक्रीज। यानी कि अगर हम एक चीज़ बढ़ाते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं ये इनवर्स में है, इनवर्स, अगर एक चीज़ बढ़ाते हैं तो हमें एक चीज़ कम करनी पड़ेगी। ओके। कंडीशन क्या है, साइकिल्स रिकमेंडेड एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया 1988। यानी कि जो ब्रिटिश फार्माकोपिया 1988 है उसमें कुछ कंडीशंस दी गई हुई हैं। अगर हम किसी भी चीज़ को स्टरलाइज करना चाहते हैं और हम ड्राई हीट स्टरलाइजेशन मेथड यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे अगर हम टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस रखते हैं तो हमें टाइम ड्यूरेशन 30 मिनट का रखना है। ओके। नेक्स्ट कंडीशन है, अगर 170 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं हम स्टरलाइज करने को, तो 1 आवर रखना है हमें उसे स्टरलाइज करने को। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा था तो टाइम कम है, यहाँ टेम्परेचर कम हुआ तो टाइम ज़्यादा हुआ। अब यहाँ पे थर्ड कंडीशन में यही हो रहा है कि टेम्परेचर कम हुआ तो टाइम और भी ज़्यादा बढ़ गया। यहाँ पे 160 डिग्री सेल्सियस हुआ तो टाइम ड्यूरेशन 2 मिनट्स का हो गया। ओके। अब यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ किलिंग द बैक्टीरिया। अब मैकेनिज्म क्या हो सकता है बैक्टीरिया को किल करने का, यहाँ पे मैकेनिज्म हम ड्राई हीट से ही पता लगा सकते हैं। अगर हमें हम खुद पे ही अप्लाई करके देखें, अगर हम हीटिंग, हमें हमारी बॉडी में हीटिंग दी जा रही है, हीटिंग, तो क्या होगा, हमारा जो वाटर कंटेंट होगा वो कम होता चला जाएगा। क्यों कम होगा, क्योंकि वो डीनेचुरेशन होता चला जाएगा। आपको पता ही है जब हम हीटिंग करते हैं तो हमारा वाटर कंटेंट कम होता जाता है। अगर हम मान लेते हैं, हम नॉर्मली घर में जो वाटर को बॉईल करते हैं उसमें क्या होता है, हीटिंग के साथ साथ हमारा वाटर लॉस कैसे होता है, वहाँ पे एवोपरेशन होने की वजह से धीरे धीरे करके हमारा वाटर पूरी तरह से लॉस हो जाता है। तो उसी तरह से हम एक बार यहाँ पे अप्लाई करके देखें, अगर हम किसी माइक्रोब्स को किल कर रहे हैं वो भी ड्राई हीट की कंडीशन में, तो क्या होगा, उसका जो प्रोटीन होगा वो डीनेचर हो जाएगा, यानी कि जो भी उसके अंदर की चीज़ें हैं, फ्लूडिटी है, वो सब खत्म होने लगेगी, क्योंकि यहाँ पे हम ड्राई हीटिंग कर रहे हैं। ओके। ड्राई हीटिंग यानी कि एक हॉट एयर हो, मतलब कि हम जैसे कह सकते हैं, जैसे कि हमारे घरों में हीटर होता है, हीटर क्या करता है, उसमें से कुछ आयरन की चीज़ होती है वो बर्न कर रही होती है, उसमें से कुछ रेडिएशन से निकलती है, हीट की रेडिएशंस होती है, जिसकी वजह से पूरा कमरा गर्म हो जाता है। ओके। तो वही कंडीशन है यहाँ पे, बिल्कुल मॉइस्चर जो होगा मतलब बिल्कुल भी नहीं रहेगा हमारे स्टरलाइजेशन में। ओके। मतलब कि हॉट एयर ओवन जो होगा उसमें बिल्कुल ही कंडीशन ड्राई ड्राई होगी, लेकिन हीट कंटेंट ज़्यादा होगा। ओके। तो उस वजह से हमारा प्रोटीन डीनेचर होगा। ओके। और वहाँ पे जो भी माइक्रोब है वो किल हो जाएगा, उसकी जो न्यूक्लिक एसिड होगी वो भी डीनेचर हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे
सिर्फ ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा और वहाँ पे टेम्परेचर मिलने की वजह से ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और जिसकी वजह से उसका सारा जो सेल कंस्टिट्यूएंट है वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, अब इसका एप्लीकेशन कहाँ किया जाता है? ड्राई हीट इज़ यूज टू स्टरलाइज द ग्लासवेयर। आप खुद ही कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि अगर हम कोई लिक्विड चीज़ें रख देते हैं तो फिर लिक्विड अगर रखते हैं तो वो एवापोरेट हो जाएगी। इसका मतलब हम ये तो रख ही नहीं सकते ऐसी चीज़ें। ओके, हमें ऐसी चीज़ें रखनी है जो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सके। अगर हमने कोई अपना कल्चर मीडिया उठा कर रख दिया वहाँ पे तो क्या होगा? वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जो भी उसमें मीडियम है, कल्चर मीडिया में हमने न्यूट्रिएंट्स वगैरह पुट किया है, वो सब डीनेचर होगा, यानी कि ख़त्म हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ों को हम नहीं रख सकते वहाँ पे। तो इसीलिए हम वहाँ पे जनरली ग्लासवेयर जो भी हम लैब में यूज़ करते हैं उन सब चीज़ों को स्टेलाइज कर सकते हैं। अब ये ग्लासवेयर्स में क्या, जैसे कि टेस्ट ट्यूब हो गया, पास्चर पिपेट्स हो गया, पेट्री डिशेज, फ्लास्क, ग्लास सिरिंज, इटीसी। ओके, porcelain, metal equipment such as forceps, scalpels, scissors, etc. ओके, और जो ये फैट्स, ऑयल्स, ग्रीसी मटेरियल, ये सब चीज़ें भी कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें तो वैसे भी वाटर कंटेंट बिल्कुल नहीं चाहिए होता है। तो वाटर अगर होगा भी तो वो एवोपरेट होके निकल जाएगा, तो इससे हमारा जो ऑयल होगा वो और ज़्यादा सेफ हो जाएगा। ओके, क्योंकि हमारे हमें पता है कि हमारे ऑयल्स वगैरह में अगर पानी वाटर कंटेंट होता है तो उससे हमारी ऑयल्स भी वहाँ पे माइक्रोब्स ग्रो करने लग सकते हैं। तो इसीलिए हमें वाटर तो चाहिए नहीं, तो हम इसलिए वहाँ पे इन सब चीज़ों को भी स्टेरलाइज कर सकते हैं। जैसे पेट्रोलियम जेली, ये इम्परमेबल होती है मॉइस्चर के लिए। ओके, अब ड्राई हीट मेथड का यूज़ कहाँ नहीं कर सकते हैं, किस चीज़ के लिए नहीं कर सकते हैं? जैसा कि मैंने बोला, एक्वस सॉल्यूशन कैन नॉट बी स्टेरलाइज बाय द ड्राई हीट मेथड। एक्वस सॉल्यूशन यानी कि वाटर कंटेनिंग सॉल्यूशन हम स्टेरलाइज नहीं कर सकते हीट में, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? वाटर विल एवोपरेट, हमारा वाटर एवोपरेट हो जाएगा इफ़ द कंटेनर इज केप्ट ओपन, अगर कंटेनर ओपन है। इफ़ द कंटेनर इज केप्ट क्लोज, और अगर हमने ये सोच के रख दिया कि चलो कंटेनर क्लोज करके रख देते हैं, तो क्या होगा? अगर वाटर होगा तो वो क्या होगा? एपोपरेशन होगा, फिर वहाँ पे कंटेनर के अंदर क्या होगा? प्रेशर बिल्डअप होगा, और प्रेशर बिल्डअप होने की वजह से वहाँ पे बर्स्टिंग हो सकती है। ओके, तो वहाँ पे दोनों दोनों को हार्म होगा। एक तो हमारा इंस्ट्रूमेंट भी हार्म होगा, दूसरा हमारी जान भी खतरे में पड़ सकती है। सो इस तरह की वर्किंग नहीं कर सकते हम। अब सेकेंड है, सर्जिकल ड्रेसिंग्स कैन नॉट बी स्टेरलाइज्ड बाय द ड्राई हीट बिकॉज कॉटन और अदर सेलुलोज मटेरियल विल गेट चीयर्ड एट द हाई टेम्परेचर। मतलब ये सर्जिकल ड्रेसिंग वगैरह भी हम यूज़ नहीं कर सकते। पाउडर्स को भी हम नहीं वहाँ पे यूज़ कर सकते कि पाउडर क्या हो सकता है? मेल्ट भी हो सकता है। कुछ ऐसे पाउडर्स होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होने लगते हैं, तो इस तरह के भी पाउडर्स को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। और ये है हमारा हॉट एयर डायग्राम। डायग्राम नहीं, ये एग्जाम्पल है, मतलब कि लुकिंग है कैसा वो दिखता है। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्लोज व्यू है और ये ओपन व्यू है। ओपन व्यू में देख सकते हैं इनर साइड कैसा है। ये हमारे ट्रेज होते हैं जिसपे कि हम अपने जो भी ग्लास वेयर्स वगैरह हैं वो सब प्लेस करते हैं। यहाँ पे हम टेम्परेचर वगैरह नोटिस करते हैं, रीडिंग दिखती है हमें कि टेम्परेचर कितना है। ओके, और स्विच ऑन ऑफ का सिस्टम भी बाहर ही होता है। और ये जो अंदर की कोटिंग होती है, अंदर यहाँ पे 2 लेयर होती है ताकि किसी भी तरह का हीट एक्सचेंज ना हो हमारे इन्वायरमेंट से, क्योंकि हमें भी हार्म हो सकता है उससे। यहाँ पे हॉट एयर ओवन जो होता है, मतलब कि इसी में हॉट एयर मेथड यूज़ किया जाता है। ये वही इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ किया जाता है स्टरलाइजेशन के लिए। हॉट एयर ओवन स्टरलाइजेशन मशीन है। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं इसके डायग्राम में डबल जैकेट चैम्बर होगा। ओके, और ये हमारा थर्मोमीटर है, यानी कि जो कि थर्मो टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा। सेल्स लगी होती हैं साइड व्यूज, मतलब साइड में क्या होता है कि प्रिवेंशन की तरह एक्ट करती है। टेम्परेचर इंडिकेटर होगा कि टेम्परेचर कितना है, यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं टेम्परेचर को। डबल जैकेट डोर होगा ताकि किसी भी तरह का हीट एक्सचेंज ना हो हमारे इन्वायरमेंट में। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं मोस्टली यूज स्टेरलाइजेशन टेक्निक्स। ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला स्टेरलाइजेशन टेक्निक है। आउटर चैम्बर होगा, इनर जैकेट, आउटर जैकेट होगा। ओके,
जैकेट मतलब ये कवरिंग है जो इनर और आउटर है। प्रिवेंट द एक्सचेंज ऑफ कूल एयर एंड द हॉट एयर फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट। जो आउटसाइड का इन्वायरमेंट है और जो अंदर का इन्वायरमेंट है वहाँ पे किसी भी तरह का एयर एक्सचेंज ना हो, इसलिए इतनी कोटिंग होती है। ओके। प्रिवेंट द एंट्री ऑफ एंड एग्जिट ऑफ पार्टिकल्स। किसी भी तरह के पार्टिकल्स की ना ही एंट्री हो सकती है ना ही एग्जिट हो सकती है। ओके। एक इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है। डोर्स आर टाइटली पैक्ड, और जो डोर होगा वो टाइटली पैक्ड होता है। ओके। नंबर ऑफ परफोरेटेड रेस, ये जैसा कि हमने रे देखा इसमें परफोरेशंस होती हैं ताकि क्या हो सके, यूनिफॉर्म टेम्परेचर स्प्रेड हो सके पूरे जितना भी एरिया है वहाँ पे। ओके। यहाँ पे देख सकते हैं perforated rays are present inside because of circulation of air throughout the hot air oven and distributed uniformly, यानी कि वो पूरे जितना भी एरिया है उतने में वो टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, यूनिफॉर्म रहे, ना कि कहीं पे ज़्यादा ना कम। ओके। थर्मोमीटर होगा, थर्मोस्टेटिक जो रेगुलेट करता है टेम्परेचर को। अब ये है रेड हीट स्टेरिलाइजेशन, ये उसी का पार्ट है। रेड हीट स्टेरिलाइजेशन में क्या होगा, हीटिंग मेथड जो हमने पढ़ा था उसी का पार्ट है ये भी। और इसमें क्या होगा, मेकिंग द ऑब्जेक्ट रेड हॉट, यानी कि ये हमारा एक कोई भी ऑब्जेक्ट है जिससे भी हमें कल्चर ट्रांसफ़र करना है, सैंपल ऑफ माइक्रोब्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ओके। तो ये हमारा इनोक्यूलेशन लूप होता है, बहुत ही छोटा होता है, स्मॉल होता है देखने में। और इससे हम एक कल्चर मीडिया से दूसरे कल्चर मीडिया में माइक्रोब्स को ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पे भी कंटामिनेशन के चांसेस ना हो, तो उस मतलब चांसेस हो सकते हैं, तो हमें उसे प्रिवेंट करने के लिए उसे बिल्कुल रेड हीट करना पड़ता है। रेड हॉट हीटिंग करेंगे ताकि वहाँ पे जितने भी माइक्रोब्स उसके टच में हो वो सब किल हो जाए। ओके। यहाँ पे दिया हुआ है यूजिंग ऑफ इनोक्यूलेटिंग लूप। जब भी हम इनोक्यूलेटिंग लूप लेते हैं तो हम पहले उसे रेड हीट स्टेरिलाइजेशन करते हैं। इनोक्यूलेटिंग लूप हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ मिक्स कल्चर टू द प्योर कल्चर। जब हमें कोई सैंपल दिया जाता है तो उसमें कई तरह के माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अगर हमें एक पार्टिकुलर माइक्रोब्स को चाहते हैं ग्रो करवाना तो उसमें से हमें कुछ सैंपल लेके दूसरे प्योर कल्चर में ट्रांसफ़र करना होता है। तो ट्रांसफ़र के दौरान किसी तरह का कंटामिनेशन ना हो, तो इसीलिए स्टेरिलाइजेशन किया जाता है इस तरीके से। बिफोर यूजिंग इनोक्यूलेटिंग लूप इट नीड्स टू बी स्टेलाइज, उसे स्टेलाइज करना जरूरी होता है। रेड हॉट बिफोर द ट्रांसफरिंग द पैट्री डिश, यानी कि जब भी हम पैट्री प्लेट से उसे ट्रांसफ़र करते हैं तो रेड हॉट कर लेना है। ओके। उसके बाद है हमारा फ्लेमिंग। फ्लेमिंग में क्या होगा कि हम जहाँ भी जिस भी जगह जिस वर्क प्लेस पे हम वर्क कर रहे हैं, ओके, स्टेरिलाइजेशन का, तो मतलब कुछ भी कर रहे हैं, हम कल्चर प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, उसके चारों तरफ अपने चारों साइड में क्या करना है, फ्लेमिंग करनी है। यानी कि जैसे कि कैंडल जला के रख दीजिए, लेकिन यहाँ पे कैंडल नहीं, कुछ और भी तरीके हैं, उस तरीके से हमें क्या करना है, वहाँ पे फ्लेमिंग रखनी है अपने आसपास, ताकि फ्लेमिंग की वजह से हीट के कांटेक्ट में बैक्टीरिया किल हो जाए। ओके। एनी बैक्टीरिया सैंपल ग्लासवेयर इज स्टेलाइज इन द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ द फ्लेम टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द प्रोसेस। ओके। फिर हमारा इंसेनरेशन है। इंसेनरेशन में क्या होगा, इसमें भी हीटिंग का ही यूज़ किया जाएगा। इसमें जो भी सॉलिड मेटल है उसे एस में कन्वर्ट कर देंगे, और एस में कन्वर्ट करने के दौरान वहाँ पे किसी भी तरह का माइक्रोब्स सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ओके। दिस मेथड इज ओनली यूजफुल व्हेन द एस कैन बी यूज्ड इन द प्रोसेस। और ये मेथड हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें एस की भी ज़रूरत हो। ओके। हम ऐसे चीज़ों को नहीं हीट कर देंगे जो कि हमारे लिए वेस्ट बन जाए बाद में, तो हमें सिर्फ वही यूज़ करना है जो हमारे लिए यूज़फुल एस बन जाए। देर आर सम मेटल्स हुज एस आर यूज़फुल, मतलब कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं जिनके एस हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, इसीलिए तब उस कंडीशन में हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। लास्ट है हमारा हीट मेथड में इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड, इसमें क्या होगा, हमने कोई एक चैम्बर होगा, उसमें से इंफ्रारेड रेज निकल रही होंगी, और हमें जो भी चीज़ स्टेरलाइज करनी है उसे इसके थ्रू पास आउट करना है, और पास आउट करने का टाइम ड्यूरेशन होगा 7.5 मिनट्स। ओके। और
जब भी हम उसे ट्रांसफ़र कर रहे होंगे, वो ट्रांसफ़र होते होते में उसका स्टरलाइजेशन होगा, और वन साइड हमने डाला, दूसरे साइड से हम आउटपुट करेंगे उसका। ओके, सो देख लेते हैं क्या है। इंफ्रारेड ब्रिंग्स अबाउट स्टरलाइजेशन बाय जनरेशन ऑफ हीट। और ये जो इंफ्रारेड होती है, इसकी रेज से भी क्या होता है, हीट जनरेट होता है। आर्टिकल्स टू बी स्टरलाइज आर प्लेस्ड इन अ मूविंग कन्वेयर बेल्ट, यानी जो भी हमें आर्टिकल क्या करना है, स्टरलाइज करना है, उसे इस बेल्ट के थ्रू क्या करना है, कन्वे करना, उसे मूव करने के लिए छोड़ देना है, और वो उसके थ्रू पास होगा, उस टनल के थ्रू, दैट इज हीटेड बाय द इंफ्रारेड रेडिएशन तो निकल रही होंगी, लेकिन जब वो पास कर रहा होगा तो वो रेडिएशन का कांटेक्ट में आ रहा होगा, और वहाँ पर टेम्परेचर कम से कम इतना होगा, 180 डिग्री सेल्सियस। ओके, द आर्टिकल्स आर एक्सपोज टू दैट टेम्परेचर फॉर अ पीरियड ऑफ 7.5 मिनट, यानी कि उसे पास होते होते कम से कम 7.5 मिनट का टाइम मिलेगा, और उस टाइम ड्यूरेशन में ही वो प्रॉपरली स्टरलाइज हो चुका होगा। और इसमें भी हम उन्हीं चीज़ों को स्टरलाइज करते हैं जो कि डिस्ट्रॉय ना हो, मतलब कि थर्मोलेबाइल चीज़ों को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट हो गया, मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट्स, ग्लासवेयर्स, इट इज़ मेनली यूज्ड इन सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट। ये ज़्यादातर इसी डिपार्टमेंट पे यूज़ किया जाता है। अब ये हमारा है मॉइस्ट हीट, एक थिंग, वन सेकेंड वन सेकेंड। अब हमारा है मॉइस्ट हीट। ओके, ये हमने पढ़ा इंफ्रारेड। अब मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में क्या है वो देखते हैं। पहला तो हमें ये देखना है, एट टेम्परेचर बिलो, यानी 100 डिग्री सेल्सियस से अगर कम पे हमें कम टेम्परेचर पे हमें स्टरलाइजेशन कर रहे हैं, तो उसमें कौन सा मेथड होगा, पास्चराइजेशन। जनरली जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं इंडस्ट्री में प्रोड्यूस किए जाते हैं, उसका प्रोडक्शन होता है, तो उन्हें स्टरलाइज करने के लिए इतना टेम्परेचर होना चाहिए, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस से बिलो होना चाहिए। वैक्सीन बात, और जो वैक्सीन स्टरलाइजेशन की जाती है वो उसके लिए अलग मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस से बिलो होना चाहिए टेम्परेचर। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें मॉइस्ट हीट मेथड में क्या है। मैं वैसे बेसिकली बताती हूँ कि इसमें क्या है। इस मॉइस्ट मेथड में हमें क्या करना है, हम कहीं ना कहीं स्टीम का यूज़ करेंगे किसी भी चीज़ को स्टरलाइज करने के लिए। यहाँ पे तो हमें जनरली बॉइलिंग पॉइंट से भी कम जो वाटर होगा, कम टेम्परेचर का वाटर होगा, उस पर हमें इस टेक्निक को यूज़ करना है। यानी कि जैसे हमने मिल्क है, मिल्क पास्चराइजेशन में जैसे हम फूड डेयरी प्रोडक्ट को स्टरलाइज कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट उन्हें हीटिंग देंगे, और हीटिंग कितनी होनी चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस से कम होनी चाहिए, बिलो होनी चाहिए। ठीक है। वैक्सीन स्टरलाइजेशन, वैक्सीन पाथ, यानी कि इसमें वाटर बॉईल हो रहा होगा, लेकिन टेम्परेचर उसका कम से कम 100 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, और उसमें हम उस वैक्सीन को प्लेस कर देंगे, और कुछ टाइम बाद उसमें से निकाल लेंगे, तो वो वैक्सीन स्टरलाइजेशन होगा। ओके। फिर अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, यानी कि बॉइलिंग वाटर में हम किसी चीज़ को स्टरलाइज करना चाहते हैं, तो वो टेम्परेचर होना चाहिए इतना, 100 डिग्री सेल्सियस। और अगर मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम का फॉर्मेशन होने लगता है, तो स्टीम के कांटेक्ट से भी हमारे माइक्रोब्स किल हो जाते हैं। लेकिन अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर का टेम्परेचर यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है ऑटोक्लेव। इसमें टेम्परेचर कंडीशन 120 डिग्री सेल्सियस के समथिंग होती है, और टाइम ड्यूरेशन होता है 50 मिनट्स। और 50 मिनट्स में वो क्या होता है, उसमें वाटर कंटेंट नहीं होगा, वाटर कंटेंट नीचे प्लेस होगा ऑटोक्लेव में, और वहाँ पे स्टीम फॉर्मेशन होगी, स्टीम फॉर्मेशन, और उसका प्रेशर इतना ज़्यादा होगा कि वो हमारे माइक्रोब्स के सेल्स को पेनिट्रेट करके उसे, उसके प्रोटीन को डीनेचर करके उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। ओके, ये है हमारा मॉइस्ट मेथड। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन मेथड में यहाँ देख सकते हैं, वाटर पार्टिकल्स आर यूज्ड इन ऑर्डर टू अचीव स्टरलाइजेशन, यानी कि जब वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, और वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, यानी कि वो स्मॉल स्मॉल वाटर पार्टिकल्स ही हैं, और वो क्या करते हैं, हम उसका भी यूज़ करते हैं स्टरलाइजेशन मेथड में। ये हमारा ऑटोक्लेव है। ओके, यहाँ पे यहाँ से हम ओपन करते हैं, और इसमें ये कंटेनर में हमें
कुछ लेवल तक वहाँ पे कुछ मार्किंग होगी, उस मार्किंग तक हमें वाटर को फिल करना है। उसके बाद क्या करना है, उसके ऊपर कंटेनर होगा, कंटेनर में हमें जो भी चीज़ रखनी है स्टेराइल करने के लिए उसे प्लेस करेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, इसे क्लोज करके फिर हम टेम्परेचर सेट कर देंगे, प्रेशर सेट करेंगे, पार्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर मेंटेन करके हम उसे ऑन कर देंगे, स्विच ऑन करके। ओके, स्विच ऑन कर दिया और वहाँ पे स्टीम फॉर्मेशन होगा। स्टीम फॉर्मेशन के बाद क्या होगा, वो कंप्लीटली स्टीम ही वहाँ पे वर्क करेगा माइक्रोब्स को किल करने के लिए। ओके, बेटर मेथड देन ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन मेथड। ये जो मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन मेथड होता है ये हमारे ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन से काफ़ी अच्छा होता है। वाटर इज हीटेड एंड इट्स कन्वर्टेड इनटू द वेपर। यहाँ पे वाटर हीट होगा और फिर वो किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में। और वेपर की इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी कि उसके पास पेनिट्रेशन पावर इतनी ज़्यादा होगी कि वो पेनिट्रेट करके माइक्रोब्स के ग्रोथ को बिल्कुल ही रोक देगा, या फिर कह सकते हैं उन्हें किल कर देगा। नेक्स्ट है हमारा, इसका प्रिंसिपल क्या है, वही प्रिंसिपल मैकेनिज्म ऑफ किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनीथिंग बैक्टीरियल डेथ बाय द मॉइस्ट हीट इज ड्यू टू द डीनेचुरेशन एंड कोगुलेशन, यानी कि वो उसके स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करेगा और वहाँ पे डीनेचुरेशन होगा यानी वाटर लॉस होगा। और फिर क्या होगा, कोगुलेशन हो जाएगा, प्रोटीन और डिस्ट्रॉय होंगे, उनका जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर होगा वो प्राइमरी सेकेंडरी, जैसा कि हमने पढ़ा है कि जो एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है उसका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, टर्सरी स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अगर जब वो डीनेचर होगा तो क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर प्राइमरी में चेंज होगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, फिर वो कोगुलेट हो जाता है। ओके, एसेंशियल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, जैसे कि उसके ज़्यादातर माइक्रोब्स में जो एक्टिव चीज़ होती है वो उनके एंजाइम्स होते हैं, तो डायरेक्ट वो एंजाइम्स को ही ख़त्म कर देगा हमारा जो वेपर है पेनिट्रेट करके। तो क्या होगा, हमारे माइक्रोब्स तो किल होंगे ही और वहाँ पे हमें किलिंग ही करना है। ओके, किल द बैक्टीरिया। कंडीशन क्या होगी, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया और ब्रिटिश फार्माकोपिया ने क्या रिकमेंड किया है, प्रेशर कितना होना चाहिए, 15 LB पर स्क्वायर इंच। ओके, और टेम्परेचर होना चाहिए 121 डिग्री सेल्सियस। टाइम ड्यूरेशन मैंने बोला 15 मिनट्स। ओके, यह कंडीशन होगी। और यहाँ पे भी कुछ चार्ट दिया हुआ है उसी फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे देख सकते हैं उनका रिलेशन है, 100 डिग्री सेल्सियस पे प्रेशर कितना होना चाहिए, 110 डिग्री सेल्सियस पे 5 PSI होना चाहिए। तो इस तरह से कंडीशन दे रखी है, लेकिन जनरली हमारा जो ऑटोक्लेव होता है वो इसी टेम्परेचर पे और प्रेशर पे वर्क करता है। ओके, अब यहाँ पे हमारा एडवांटेज क्या हो सकता है मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन में, हाई हीट कंटेंट प्लस रैपिड हीट ट्रांसफ़र। यहाँ पे जो हीट का कंटेंट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा और ट्रांसफ़र भी बहुत जल्दी होगा। ओके, डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मोर एफिशिएंटली देन द ड्राई हीट। यहाँ पे जो हमारा मॉइस्ट मेथड है ये बहुत ही एफिशिएंटली माइक्रोब्स को किल करता है एज कम्पेयर टू द ड्राई हीट। ओके, इट कैन बी यूज फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ इंजेक्शंस। जो हम यहाँ पे हम लिक्विड चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई इस तरह का मेथड हमने नहीं दिया कि हमारा जो लिक्विड है वो एवोपरेट हो जाए। और नहीं तो यहाँ पे क्या है, मॉइस्चर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इंजेक्शंस, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस, इरिटेंट्स, डायलिसिस फ्लूइड्स, ये सारी चीज़ें हम स्टेरलाइज कर सकते हैं, मतलब कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है। It rapidly penetrates porous materials and is therefore very suitable for sterilizing surgical dressings and material। जो हमने पीछे पढ़ा ड्राई हीट मेथड में हम यूज़ नहीं कर सकते थे इन सर्जिकल ड्रेसेस को। ओके, लेकिन हम यहाँ पे कर सकते हैं। द प्रोसेस इज अडेप्टेबल फॉर द प्लास्टिक कंटेनर। प्लास्टिक का कोई कंटेनर है उसे हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हम ड्राई मेथड में नहीं कर सकते थे क्योंकि वहाँ पे वो मेल्ट हो जाता। ओके, और कुछ कई ऐसे डोजेस फॉर्म होते हैं जो कि मॉइस्चर में भी रह सकते हैं, डिग्रेड नहीं होंगे। ओके, तो उन्हें भी हम यहाँ पे स्टेरिलाइज कर लेंगे। अब यहाँ पे डिसएडवांटेज भी हैं कुछ। ओके, जैसे कि इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर एनहाइड्रस मटेरियल सच एज द पाउडर्स ऑयल्स। यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे तो हम हीट पाउडर्स ऑयल्स वगैरह एक बार के लिए यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे अगर हमने ये सारी चीज़ें प्लेस करी एनहाइड्रस मटेरियल, यानी कि जिसमें हमने पाउडर प्लेस कर दिया, अब पाउडर में हमें मॉइस्चर अगर आ जाएगा तो क्या होगा, वो तो हमारा पाउडर डिग्रेड हो जाएगा। वहाँ पे क्या होगी, क्लोटिंग बनेगी। क्लोटिंग मीन्स जैसे कि ग्लूटिनेशन होगा, यानी हम कह सकते हैं
वो जम जाएगा, स्टोर होने लगेगा, पर हमें पाउडर तो पाउडर के फॉर्म में ही चाहिए ना। तो अगर हम स्टीम के फॉर्म में, स्टीम के प्रेजेंस में वहाँ पे रखते हैं तो क्या होगा, पाउडर हमारा डिग्रेड होगा और वो हमारे यूजफुल नहीं रहेगा हमारे लिए। ऑयल्स में अगर वाटर कंटेंट जाएगा स्टीम के प्रेजेंस में तो ऑयल्स भी हमारा जल्दी डिग्रेड होगा। ओके, इट कैन नॉट बी यूज फॉर द थर्मोलेबाइल सब्सटेंस। अब जो थर्मो सेंसिटिव होते हैं यानी टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, उन चीज़ों को भी हम नहीं रख सकते। इट डजेंट डिस्ट्रॉय द पायरोजिन, और जो पायरोजिन्स होते हैं यानी कि फीवर कॉजिंग माइक्रोब्स, वो माइक्रोब्स भी यहाँ पे हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते उन्हें। और ये हमारा इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज़ होने वाला ऑटोक्लेव है। देख सकते हैं वहाँ पे हमने देखा था कितना छोटा सा था। ये हमारा लैब वगैरह में यूज़ किया जाता है जनरली, और ये हमारा इंडस्ट्रीज़ के लिए। ओके, एप्लीकेशंस ऑफ ऑटोक्लेव। अब कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन है, वही है यूजेस क्या हो सकते हैं। इट यूज टू स्टरलाइज एनीथिंग, ये किसी भी चीज़ को स्टरलाइज करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। विच इज़ नॉट इंजर्ड बाय द हीट एंड द हाई टेम्परेचर, सिर्फ केवल उन चीज़ों को छोड़ के जो कि स्टीम से अफेक्ट हो सकते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा पाउडर्स, ऑयल्स, ये चीज़ें हम नहीं कर सकते, लेकिन बाकी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। और कुछ थर्मोलेबाइल चीज़ें होती हैं उनका भी स्टरलाइजेशन नहीं हो सकता यहाँ पे। दीज इंक्लूड, जैसे कि यहाँ पे बता भी दिया है, एक्वस पेरेंट्रल सॉल्यूशन, जो भी पेरेंट्रल चीज़ें आती है, पेरेंट्रल सॉल्यूशन लिक्विड चीज़ें हैं वो तो हम स्टेलाइज कर लेंगे। ओके, डिस्टिल वाटर, सलाइन सॉल्यूशन, एक्वस लिक्विड मीडिया, लिक्विड कल्चर मीडिया, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे प्रिपेयर करके स्टेलाइज कर सकते हैं। जिलेटिन, ओके, सर्जिकल ड्रेसिंग, फैब्रिक्स, प्लास्टिक्स, रबर, क्लोजर्स, ओके, मेटल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्टेलाइज हो सकती हैं। ग्लास एपरेटर्स, कंटेनर्स, लेकिन ड्राई हीट मेथड में एक्सेप्शंस थे ज़्यादा कुछ। सो थैंक यू सो मच। In next lecture we will discuss about more sterilization process.